तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है बच्चे, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। और सबसे पहले ब्लैकमैन साहब थे, उन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो दो स्टेप में चलता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो इस लाइट रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, अगर हम देखें बच्चे इस लाइट रिएक्शन के अंदर हमारा मेन एम क्या है लाइट रिएक्शन को चलाने का, वो है एटीपी बनाना। ठीक है, यानी प्लांट जो है लाइट रिएक्शन क्यों चला रहा है, उसका मेन एम है यहां पर एटीपी बनाना। यानी लाइट रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो आपका फोकस पूरा किस पे होगा कि आप कैसे एटीपी बना लो। इस एटीपी के साथ साथ कुछ चीजें और बनेंगी। देखिए मैंने दो और ब्लॉक यहां पर छोड़ दिए, दो चीजें और बनेंगी यहां पर, और इनको भी हम यूज करेंगे किसके अंदर, फूड बनाने के लिए यूज किए जाएंगे ये सारी चीजें। लेकिन हम देखेंगे प्रोसेस के दौरान बनाएंगे अभी, क्योंकि अभी तक मैंने जितना आपको बताया कि अभी तक तो हमें केवल एटीपी की जरूरत थी, तो वो मैंने जरूर दिखा दिया आपको कि लाइट रिएक्शन चलाएंगे उसके लिए एटीपी बनाने के लिए। और जब लाइट रिएक्शन चलाने के बाद प्लांट जब इस एटीपी को बना लेता है और इसके साथ कुछ और प्रोडक्ट्स को बना लेता है, तो फिर इन प्रोडक्ट्स को, इन लाइट एटीपी को और ये जो एक और प्रोडक्ट यहां बनेगा NADPH, देखेंगे अभी कैसे बनता है, इन दोनों प्रोडक्ट को प्लांट क्या करता है बच्चे, वो यूज करता है क्या करने के लिए, फूड बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए। और जो फूड बनाने का जो मेन प्रोसेस है, जहां पर मेन फूड बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, वो होता है डार्क रिएक्शन। यानी डार्क रिएक्शन में हमारा एम रहेगा फूड बनाना, और लाइट रिएक्शन में मेन एम क्या हमारा, एटीपी और NADPH बनाना। और इन दोनों चीजों को हम किस में यूज करेंगे, डार्क रिएक्शन में, फूड बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लाइट रिएक्शन और फिर हम आएंगे डार्क रिएक्शन पे। अब हम पहले बच्चे लाइट रिएक्शन डिस्कस करेंगे, और लाइट रिएक्शन का मेन एम क्या था, मैंने बताया आपको, एटीपी बनाना। ठीक है, और एटीपी के साथ दो और चीजें बनेंगी, देखेंगे क्या वो क्या है आपका, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है यहां पर। तो अगर हम बात करें एटीपी की, तो एटीपी बच्चे एक तरीके का क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया जो कि क्या बनने वाला, लाइट रिएक्शन में आपको मिलेगा। और अगर हम बात करें तो किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को बनाने की जब बात आती है तो एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कोई भी चीज आप देख लो, मान लो बिस्किट बनाना है तो बिस्किट की फैक्ट्री, वहां सिस्टम बना हुआ है, मशीन है, लेबर है, वर्कर है, रॉ मटेरियल है, सब मिलकर वो प्रोडक्ट बनाकर दे रहे हैं। ठीक है, आपको मान लो डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर बनाने के लिए सिस्टम बना हुआ है, कोचिंग सिस्टम है, टीचर हैं, सारी चीजें लगी हैं, तब आप बन रहे हो डॉक्टर। ठीक, तो उसी तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए, एक सिस्टम चाहिए होता है। ठीक, उसी तरह हमारे एटीपी को बनाने के लिए भी एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, और यहां पर जो सिस्टम है उस सिस्टम का नाम दिया गया है फोटो सिस्टम। तो ये फोटो सिस्टम वो सिस्टम है जो कि क्या बनाकर देगा, ये हमें एटीपी बनाकर देने वाला है फोटो सिस्टम, और इसके साथ कुछ और बनाएगा, वो हम देखेंगे क्या है आगे। ठीक है, तो यहीं पे मैं लिख देता हूं, देखो ये दो चीजें, एक तो एटीपी ये हो गई हमारी, और इसके साथ साथ जो और दो बनने वाला है वो हम देखेंगे क्या बन रहा है यहां पर। तो हमारा जो फोटो सिस्टम है वो हमें क्या करने वाला है, हमें एटीपी बनाने वाला है। ठीक, और हमें एक चीज और पता है कि कोई भी जो सिस्टम है वो किसी एक आदमी से मिलकर नहीं बना होता है। हर एक सिस्टम को बनाने के लिए कई सारे आदमी मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं, तब जाकर वो सिस्टम बनता है। तो यहां पर वो कौन है जो कि इस सिस्टम को बना रहे हैं, तो यहां पर इस सिस्टम को बनाने के लिए जो यूनिट्स हैं, इस फोटो सिस्टम को बनाने वाली जो यूनिट्स हैं, उनको हम बोलते हैं पिगमेंट। क्या बोलते हैं उनको हम, पिगमेंट। यानी सर इस फोटो सिस्टम को कौन बनाता है, पिगमेंट्स बनाते हैं इस फोटो सिस्टम को। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये पिगमेंट किस तरीके से अरेंज होते हैं इस फोटो सिस्टम के अंदर, तो आप देखोगे ये जो आपके फोटो सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इस फोटो सिस्टम को हम क्या करते हैं, इन पिगमेंट्स की अरेंजमेंट के हिसाब से बोलते हैं इस फोटो सिस्टम के अंदर हमें दो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। सर वो क्या दो कंपोनेंट है फोटो सिस्टम के, तो उन दो कंपोनेंट का हमने नाम रखा है बच्चे, एक को हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर और एक को बोलते हैं हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं आपका फोटो सिस्टम, और ये दोनों ही क्या है, दोनों ही पिगमेंट है। सबसे बड़ी बात आती है पिगमेंट क्या होते हैं। तो अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे कि क्या पिगमेंट क्या होता है, तो आप कह देना पिगमेंट वो एक कोई भी ऐसा कंपाउंड है, कोई भी ऐसा सबस्टेंस है जो कि क्या कर सकता है बताओ, जो कि जिसका एक पर्टिकुलर कलर होगा और उसके पास एक एबिलिटी होगी पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, यानी सर पिगमेंट क्या होते हैं, कलर्ड सबस्टेंस होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है लाइट एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, यानी हमें समझ में आ गया कि हम बोलते हैं, मान लो आप पढ़ते हो क्लोरोफिल ए पिगमेंट पढ़ते हो, क्लोरोफिल बी पढ़ते हो, क्लोरोफिल सी पढ़ते हो, तो ये जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए बी सी, ये एक दूसरे से किस तरीके से अलग होंगे। तो आज के बाद आप सोच सकते हो कि सर क्लोरोफिल ए जो है वो क्लोरोफिल बी से इस तरीके से अलग होगा कि क्लोरोफिल ए का जो कलर होगा वो कुछ और होगा और क्लोरोफिल बी का जो कलर है वो कुछ और होगा। और इसके साथ साथ क्या हो रहा होगा, ये क्लोरोफिल ए
किसी दूसरी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा और ये क्लोरोफिल बी जो है ये किसी दूसरी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। और इस तरीके से कई अलग अलग पिगमेंट हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, इस फोटो सिस्टम में क्या होता है बच्चे कि इस पूरा का पूरा फोटो सिस्टम किसका बना है, सब पिगमेंट ही है। जब सारे पिगमेंट हैं तो फिर हमें क्यों दो कंपोनेंट के बारे में बात करनी पड़ रही है, क्यों हमें कहना पड़ रहा है कि ये रिएक्शन सेंटर है, क्यों हमें कहना पड़ रहा है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि बच्चे इस रिएक्शन सेंटर हम उसे बोलते हैं, इस फोटो सिस्टम के अंदर हमारी एनसीईआरटी में एक ऐसा डायग्राम बना रखा है सारा, ठीक है, ऐसे सारे पिगमेंट्स को ऐसे लगाकर एक डायग्राम बना रखा है, ठीक है, और बीच में ऐसे दिखा दिया उन्होंने रिएक्शन सेंटर। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि रिएक्शन सेंटर भी कुछ और नहीं है बल्कि ये भी कोई पिगमेंट होगा। लेकिन क्या कहानी है कि इसको रिएक्शन सेंटर ये एकदम अलग ही, हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं। यहां पर कौन सा ऐसा पिगमेंट है, तो सर इस फोटो सिस्टम के अंदर जिस जगह पर क्लोरोफिल ए रखी रहती है उस जगह को हम बोलते हैं कि ये इस फोटो सिस्टम का रिएक्शन सेंटर हो गया। अब इस क्लोरोफिल ए को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी जा रही है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है क्लोरोफिल ए, ये हम आगे बात करेंगे अभी जब पूरा प्रोसेस समझेंगे। लेकिन हमें समझ में आ गया कि इस फोटो सिस्टम के अंदर रिएक्शन सेंटर कौन सी जगह है, ये वो जगह है जहां पर क्लोरोफिल ए रखा हुआ है। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ये कौन सी जगह है, ये वो जगह है जहां पर सारे पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल, जितने भी आप क्लोरोफिल जानते हैं वो सब पड़े होंगे आपके यहां पर। इसके साथ जेंथोफिल, कैरोटीनोइड सारे पड़े हैं यहां पर। लेकिन कौन नहीं मिलेगा आपको यहां पर, यहां पर आपको क्लोरोफिल ए नहीं मिलेगा बच्चे। क्लोरोफिल ए को छोड़कर सारे पिगमेंट आपको दिखाई देंगे इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, अब इस क्लोरोफिल ए की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, फिर वही बात आती है सर क्यों आप बार बार इस क्लोरोफिल ए को इतना अलग समझ रहे हैं। तो आगे देखेंगे क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है बच्चे। यानी हमें समझ में आ गया कि फोटो सिस्टम जो है दो पार्ट से मिलकर बना है, रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और इस रिएक्शन सेंटर में कौन रखा है, क्लोरोफिल ए, और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल ए को छोड़कर सारे एंजाइम, सारे आपको जो पिगमेंट है वो देखने को मिलेंगे यहां पर। और यहां पर ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है बच्चे, इसको हम एंटीना भी बोलते हैं। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वाला एंटीना। ठीक है, हमारे जो फोटो सिस्टम होते हैं बच्चे, ये फोटो सिस्टम दो तरीके के होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। सर किस बेसिस पे आपने इनको डिवाइड कर दिया दो तरह के फोटो सिस्टम में, तो देखेंगे बच्चे जब, तो इस फोटो सिस्टम के जो दो पार्ट मैंने आपको बताए थे, एक तो बताया था मैंने आपको क्या, इसका रिएक्शन सेंटर और इसका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और इसके रिएक्शन सेंटर में कौन था, क्लोरोफिल ए। इसी रिएक्शन सेंटर के बेसिस पर इनको डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। मतलब दोनों ही फोटो सिस्टम में जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो तो एक ही जैसा होगा, जो डिफरेंस होगा वो किसमें होगा, केवल रिएक्शन सेंटर में होगा। अब रिएक्शन सेंटर में क्या डिफरेंस होगा, तो बताया गया है कि रिएक्शन सेंटर उसी को बोलते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए है। यानी दोनों के रिएक्शन सेंटर में क्या होगा, क्लोरोफिल ए ही रखा हुआ है, क्लोरोफिल ए ही रखा होगा। फिर किस चीज का डिफरेंस होगा, तो इस चीज का डिफरेंस होगा बच्चे कि क्लोरोफिल ए जो है वो किस लाइट को रेस्पॉन्ड कर रहा है। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है उसमें जो क्लोरोफिल ए रखा होता है बच्चे, देखिए यहां पर फोटो सिस्टम फर्स्ट में जो क्लोरोफिल ए रखा होता है उसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल ए 700। क्लोरोफिल ए 700 मतलब ये जो क्लोरोफिल ए है बच्चे, ये 700 नैनोमीटर की लाइट को रेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, किसको रेस्पॉन्ड कर रहा है, ये 700 नैनोमीटर की लाइट को ये रेस्पॉन्ड करेगा। मतलब जब ये 700 नैनोमीटर की लाइट आएगी तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कौन जाएगा, पहले ये फोटो सिस्टम फर्स्ट जाएगा, क्लोरोफिल ए 700 वाला मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और वही जो हमारा फोटो सिस्टम सेकंड होता है, ये इसके जो रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए रखा रहता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल ए 680 मतलब ये हुआ सर कि ये कैसी लाइट को रेस्पॉन्ड करेगा, ये 680 नैनोमीटर की लाइट को रेस्पॉन्ड करेगा, उसको ये मेनली यही एब्जॉर्ब करने के लिए जाएगा सबसे पहले। ठीक है, इसमें दूसरे तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ क्या क्लोरोफिल ए 700, देखो मैंने जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जो एनसीईआरटी के हिसाब से जो डायरेक्ट आएगा वो मैंने बता दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि 700 नैनोमीटर की लाइट को कौन रेस्पॉन्ड करेगा, तो आप बोल देना फोटो सिस्टम फर्स्ट। आपसे अगर पूछा जाए कि 680 नैनोमीटर की लाइट को कौन रेस्पॉन्ड करेगा, तो आप बोलना फोटो सिस्टम सेकंड। लेकिन एक असली कहानी ये होती है कि इस फोटो सिस्टम फर्स्ट ही जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होती है कि मैक्सिमम किस वेवलेंथ की लाइट को रेस्पॉन्ड कर सकता है, तो वो है 700 नैनोमीटर। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये फोटो सिस्टम फर्स्ट ये 680
की भी लाइट को रेस्पॉन्ड कर सकता है, 680 के ऊपर वाले को भी रेस्पॉन्ड कर सकता है और 680 के नीचे वाले को भी रेस्पॉन्ड कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है बच्चे, क्या कि फोटो सिस्टम फर्स्ट किस तरह की लाइट को रेस्पॉन्ड करेगा, तो आप बोलना ये 600 से 80 के ऊपर वाले की भी लाइट को रेस्पॉन्ड कर सकता है और 680 के नीचे वाले लाइट को भी रेस्पॉन्ड कर सकता है, क्योंकि यहां पर क्लोरोफिल 700 का मतलब हुआ कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होगी, पीक होगी, वो होगी एट 700 नैनोमीटर। ठीक है, मैक्सिमम पीक इसकी एब्जॉर्प्शन की कहां पर होगी, 700 नैनोमीटर के लिए होगी। यानी सर इसका मतलब ये नहीं कि केवल 700 पे रेस्पॉन्ड करेगा, सर उससे कम वाले को भी रेस्पॉन्ड करेगा ये। ठीक है बच्चे, तो मैंने आपसे डायरेक्ट बता रहा हूं बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए कि 700 नैनोमीटर की लाइट को कौन रेस्पॉन्ड करेगा, तो आप बोलोगे कौन, फोटो सिस्टम फर्स्ट। पूछा जाएगा 680 नैनोमीटर की लाइट कौन रेस्पॉन्ड करेगा, तो कहोगे फोटो सिस्टम सेकंड। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया क्या कि 680 के ऊपर वाले और 680 के नीचे वाले को भी कौन रेस्पॉन्ड कर सकता है, तो वो बोलोगे फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो जो रेस्पॉन्ड कर सकता है। 680 के ऊपर वाले को भी रेस्पॉन्ड कर सकता है, 680 के नीचे वाले को भी। ठीक है, वहीं इससे दूसरा अगर हम बात करें फोटो सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड में जो ये जो रिएक्शन सेंटर इसका जो क्लोरोफिल ए है, इसकी अगर हम बात करें, इसकी जो एब्जॉर्प्शन पीक होती है, जो मैक्सिमा होती है, वो कहां पर होती है, वो होती है 680 नैनोमीटर के लिए। तो दूसरी तरीके से जो यहां पर पूछा जा सकता है, जो यहां पर इसकी पीक 680 यानी ये केवल कैसी लाइट को रेस्पॉन्ड कर सकता है, केवल ये 680 और 680 के नीचे की लाइट को रेस्पॉन्ड कर सकता है, 680 के ऊपर वाले को रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये दूसरा तरीका हो गया पूछने का। ठीक है, कि कौन सा है जो 680 केवल नीचे को रेस्पॉन्ड करेगा, तो कहोगे फोटो सिस्टम सेकंड। कौन सा ऐसा जो 680 के ऊपर और 680 के नीचे दोनों को रेस्पॉन्ड कर सकता है, तो बोलोगे फोटो सिस्टम फर्स्ट। और दूसरा जो तरीका आपसे पूछा जाएगा कि बताओ फोटो सिस्टम फर्स्ट किसको रेस्पॉन्ड करेगा, तो कहोगे 700 नैनोमीटर की लाइट को। और अगर आपसे पूछा जाएगा फोटो सिस्टम सेकंड किसको रेस्पॉन्ड करेगा, तो कहोगे 680 नैनोमीटर की लाइट को। क्वेश्चन जब मिलेगा, मैंने क्वेश्चन बैंक डाला हुआ है वहां पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे इन सब चीजों के। ठीक है, और दूसरी बात पूछी जाती है कि बताओ इस क्लोरोफिल 700 वाले को क्यों फोटो सिस्टम फर्स्ट बोला, इसी को फोटो सिस्टम सेकंड क्यों नहीं बोल दिया। तो ये जो नाम दिया गया है बच्चे, वो दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी। कौन पहले डिस्कवर हुए, कौन बाद में डिस्कवर हुए। तो क्लोरोफिल 700 वाले जो रिएक्शन सेंटर वाला जो फोटो सिस्टम था, वो पहले डिस्कवर हुआ, तो उसको बोल दिया फोटो सिस्टम फर्स्ट। ठीक है, और ये हमारा क्लोरोफिल 680 वाला बाद में डिस्कवर हुआ, तो इसको बोला फोटो सिस्टम सेकंड। ठीक है, यानी अब हमें एक बात समझ में आ गई, हमारा फोटो सिस्टम किससे बना हुआ है, तो पिगमेंट से मिलकर बना हुआ है। पिगमेंट में अगर बात करेंगे तो कैसे अरेंज है, वो दो ग्रुप में अरेंज है। एक में तो क्या बोला उनको हम लोगों ने, इसकी एक कंपोनेंट को मैंने बोला रिएक्शन सेंटर, और दूसरे को क्या बोला मैंने, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में भी क्या है, इसमें भी सर पिगमेंट है। वो पिगमेंट जो है वो प्रोटीन के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाकर क्या हुए हैं, वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, पिगमेंट प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, पूरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो। और रिएक्शन सेंटर में कौन रखा हुआ है, क्लोरोफिल ए वाला पिगमेंट यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, और इस लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में सारे पिगमेंट होंगे बच्चे, इस पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में सारे पिगमेंट आपको दिखाई देंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। लेकिन किसको छोड़कर, केवल एक पिगमेंट यहाँ पर नहीं होगा, वो है क्लोरोफिल ए। ठीक है, इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं, और आपको दिक्कत नहीं आएगी उनको सॉल्व करने में। तो यहां पर हमें समझ में आ गया बच्चे कि हमारा जो ये फोटो सिस्टम है वही हमें एटीपी बनाकर देने वाला है। अब हम देखेंगे ये फोटो सिस्टम एक्चुअली रखा कहां हुआ है, हमारी प्लांट की सेल के अंदर हमने कहां रखा है इस फोटो सिस्टम को। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक बार क्लोरोप्लास्ट का एक बार स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा बच्चे, कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या होता है। पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में तो हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ा है। यहाँ पर जो उसका जरूरत है उस स्ट्रक्चर में, केवल उसके बारे में हम बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या हमें यहाँ पर किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम देखें बच्चे, हमें पता है क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी। और जब हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के साइटोप्लाज्म की, तो क्लोरोप्लास्ट का जो साइटोप्लाज्म है, अंदर का जो मटेरियल है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बच्चे, कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं इनको हम, थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो थाइलाकॉइड है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो तरीके से पाए जाते हैं। क्या क्या तरीका है, तो पहला तरीका ये हो गया कि वो जो थाइलाकॉइड है एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़े रहेंगे, देख रहे हो ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है, और ये जो पाइल्ड अप स्ट्रक्चर होता है, इन थाइलाकॉइड के पाइल्ड अप स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ग्रेना। ठीक है, थाइलाकॉइड के पाइल्ड अप स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, ग्रेना। इसका सिंगुलर फॉर्म ग्रेनम होता है ना। तो कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, ग्रेना दिख रही है अंदर। ठीक, तो ग्रेना हो गया। ठीक, वहीं अगर हम बात करें, ये भी एक ग्रेना हो गई। ठीक, ये ग्रेना हो गई।
और दोनों ग्रेना के बीच में एक थाइलाकोइड ऐसी मिलती है, थाइलाकोइड ऐसी मिलती है बच्चे जो कि अकेले पड़े रहती हैं। देख रहे हो अकेले पड़ी हुई, ये ग्रेना और ये किससे मिलकर बना है, सब थाइलाकोइड है। ये भी थाइलाकोइड है, लेकिन ये ऐसी थाइलाकोइड है जो अकेले पड़ी हुई है। देख रहे हैं यहाँ पर साइटोप्लाज्म में इसके स्ट्रोमा में अकेले पड़ी हुई है। और ये जो अकेले पड़ी हुई थाइलाकोइड है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा थाइलाकोइड। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा थाइलाकोइड या फिर स्ट्रोमा लेमिना बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमिना और स्ट्रोमा थाइलाकोइड। ठीक है, तो ये जो थाइलाकोइड है, जो मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर है, ये दो तरीके से पढ़े हैं, एक तो ग्रुप में, एक तो अकेले। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। इसको आप क्या बोलते हैं, इस ग्रेना के अंदर जो थाइलाकोइड है, इसको दूसरा नाम और क्या दे सकते हो, तो इसको आप बोल सकते हो ग्रेना थाइलाकोइड। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं सर ये ग्रेना थाइलाकोइड है। जब स्ट्रोमा के अंदर रखी हुई थाइलाकोइड को आप स्ट्रोमा थाइलाकोइड बोल रहे हो, तो इसको ग्रेना थाइलाकोइड ही बोल सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो ये फोटो सिस्टम होता है बच्चे, ये फोटो सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, ये फोटो सिस्टम पाया जाता है इसी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में। ठीक है, इसको मैंने डबल मेम्ब्रेनस इसलिए दिखाया ताकि इसकी मेम्ब्रेन को मैं दिखा पाऊँ आपको। होता है सिंगल मेम्ब्रेनस ये। ठीक, तो ये हमारा जो फोटो सिस्टम है वो कहाँ रखा है, ये फोटो सिस्टम रखा होता है इसी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन मान लो ये, ठीक है, इस थाइलाकोइड की इस मेम्ब्रेन के अंदर हमारा रखा रहता है फोटो सिस्टम। और इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, इसका ल्यूमेन होगा, इसके अंदर की खाली जगह है, ये थाइलाकोइड का ल्यूमेन हो गया, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि हमारा जो फोटो सिस्टम है कहाँ रखा हुआ है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में। यानी जब थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम रखा हुआ है तो पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन भी कहाँ चलने वाला है। यानी एक बात समझ में आ गई कि जो लाइट रिएक्शन होता है वो लाइट रिएक्शन कहाँ चलता है, तो इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड। ठीक है, ये हमें बात समझ में आ गई कि हमारा पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन कहाँ चलेगा, इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड। जहाँ फोटो सिस्टम वहीं पे एटीपी बनेगी, तो वहीं पर लाइट रिएक्शन भी चल रहा है आपका इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड। और वहीं जब हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन की, ठीक है, डार्क रिएक्शन जब बात करते हैं मेन बायोसिंथेटिक फेज की बात करें जिसमें खाना बनेगा, तो डार्क रिएक्शन आपका चलता है बच्चे इस स्ट्रोमा के अंदर। कहाँ पे, स्ट्रोमा के अंदर। यानी हमें एक बात समझ में आ गई सर कि हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर पूरा क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देगा, डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देगा। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है सर काम का बंटवारा। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का बंटवारा कर दिया क्लोरोप्लास्ट ने। क्लोरोप्लास्ट ने पूरी अच्छी तरीके से काम का बंटवारा किया। उसने बोला कि जो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है तुम एटीपी बना के दो, ठीक है, और फिर ये जो तुम साइटोप्लाज्म उसके जो स्ट्रोमा, उसने बोला कि तुम क्या करो, तुम उस एटीपी को यूज करके ग्लूकोज बनाओ, फूड बनाओ। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। काम का पूरा बंटवारा कर दिया गया इसके अंदर। तो फाइनली हमें समझ में आ गया कि जो थाइलाकोइड है ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन हो गई, ये थाइलाकोइड का ल्यूमेन हो गया, अंदर की खाली जगह हो गई। और इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में जो मेम्ब्रेन है इसमें क्या रखा हुआ है, फोटो सिस्टम रखा हुआ है। और इस फोटो सिस्टम की हेल्प से हम एटीपी बनाएंगे। बच्चे एटीपी के बनाने के प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं, आप बोलते हो फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को हम फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जरा देखते हैं। जब भी आपको ये बच्चे एटीपी बनानी होती है तो आप क्या करते हो, आप हमेशा एक इक्वेशन पढ़ते हो कि एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गिव्स एटीपी। यानी हमें समझ में आ गया कि अगर हमें एटीपी बनानी है तो क्या करना पड़ता है हमको, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ना पड़ता है। और इसके एडिशन से क्या बन जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी बन जाता है। यानी एटीपी बनाने के लिए हमें केवल क्या चाहिए, हमें केवल वो एनर्जी चाहिए होती है जो एनर्जी क्या करे, जो एनर्जी इस एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या कर दे, बाइंड करा दे। और अगर ये आपको एनर्जी मिल गई जो इसको बाइंड करा देगी तो आप एटीपी बना लोगे बहुत आराम से। यानी हमें एक बात समझ में आ गई कि एटीपी बनाने के लिए सर केवल हमें इस एनर्जी की जरूरत होती है। और ये जो फोटो सिस्टम है, इस फोटो सिस्टम में भी आप एटीपी कैसे बनाओगे, अगर आपने उस एनर्जी को खोज लिया, कौन सी एनर्जी, जो कि इन दोनों एडीपी और आईपी को जोड़ सकती है, अगर ये एनर्जी आपने खोज लिया तो आप क्या बना लोगे, आप एटीपी बहुत आराम से बना लोगे। अब देखते हैं सर ये एनर्जी कहां से आती है, इनको जोड़ने वाली जो एनर्जी है ये एनर्जी कहां से आती है, देखेंगे यहां पर हम। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा फोटो सिस्टम है। ये फोटो सिस्टम कहां रखा हुआ है बच्चे, ये फोटो सिस्टम रखा हुआ है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में रखा हुआ है फोटो सिस्टम। और इस फोटो सिस्टम के अंदर क्या है, इस फोटो सिस्टम के अंदर पिगमेंट्स हैं। देखा हमने दो तरह के पिगमेंट देखा था, दो तरह का ग्रुप हमने देखा था। यहां पर एक को बोला था हमने रिएक्शन सेंटर और दूसरा जो ग्रुप था उसको मैंने बोला था लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोला था। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए कि ये हमारा कौन सा फोटो सिस्टम मान लो फर्स्ट है।
अभी जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है, देखिए काम कैसे करता है, ये कैसे एटीपी बनाता है। तो जब हमारी बाहर से जब सनलाइट गिरेगी इसके किसके ऊपर, लीफ पे गिरी, पहले तो ये देखिए लीफ पे गिरा, सनलाइट लीफ पे गिरी, लीफ की सेल्स पे गिरी, सेल्स के अंदर क्या, उनके क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रखा हुआ है, थैलाकोइड रखा हुआ है, और थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में रखा हुआ है ये हमारा फोटो सिस्टम। तो अब जब ये सनलाइट गिरेगी, किस पर गिरेगी, इस फोटो सिस्टम पे गिरेगी, तो क्या होगा सर, ये पिगमेंट है और पिगमेंट का काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना, तो ये क्या करेंगे, ये पिगमेंट इसके अंदर जो रखे हुए हैं लाइट को क्या करेंगे बच्चे, एब्जॉर्ब करेंगे। और जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो हमें पता है लाइट क्या होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक एनर्जी का ही फॉर्म है, एक सोर्स है। अब वो क्या होगा, जब ये इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो इस लाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा सर, ये जो हमारे पिगमेंट्स हैं, इन पिगमेंट्स के अंदर भी जो एटम्स हैं, है कि नहीं बताओ, पिगमेंट्स के अंदर भी तो एटम होंगे, हाँ सर, तो इनके जो एटम्स हैं, पिगमेंट्स के जो एटम हैं, उन एटम्स की एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इन एटम्स की जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी। और जब इनकी एनर्जी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा सर, इन एटम्स की जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, क्या होगा सर, उस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी बढ़ जाएगी। और हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, पता हमें। तो वही यहां पर होगा, क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो इस फोटो सिस्टम के पिगमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन है, वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बच्चे अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर कहां चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। और जब एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे तो हमें यह भी पता है कि वो बहुत लंबे समय तक उस एक्साइटेड स्टेट में मेंटेन नहीं रहते, फिर से क्या करते हैं, दोबारा से सर वो घूमकर अपनी ग्राउंड स्टेट में चले आते हैं। ये अपने हायर एनर्जी लेवल में कैसे गए थे, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके गए थे। तो जब अपने दोबारा से जब लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी लिबरेट करेंगे कि नहीं करेंगे, वेरी गुड, लिबरेट करेंगे सर, तभी तो लोअर ग्राउंड स्टेट में आएंगे। और आप तो केमिस्ट्री में पढ़ते हो, अलग अलग तरह के लाइमेन, पास्केन, बानमेन सीरीज बनती है आपकी, अलग अलग तरह की इसमें वेवलेंथ की लाइट यहां पर रिलीज होती है उससे, ठीक है। यानी सर यहां पर जो ये एनर्जी अब रिलीज होगी, ये जो एनर्जी यहां पर रिलीज होगी सर, यही एनर्जी, इसी एनर्जी को हमारा जो ये लिविंग सिस्टम है किस तरीके से यूज करेगा सर, इसी एनर्जी को हमारा लिविंग सिस्टम यूज करेगा इस एडीपी और आईपी के बॉन्ड को जोड़ने के लिए और एटीपी बनाने के लिए। अब हमें समझ में आ गया कि सर ये फोटो सिस्टम कैसे एटीपी बना कर देगा। इस फोटो सिस्टम ने केवल क्या किया, केवल इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करके क्या हुआ, अपने इलेक्ट्रॉन की इन्होंने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भेजा, हायर एनर्जी लेवल में भेजा। और हायर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या करेगा, दोबारा अपने लौट कर आएगा लोअर एनर्जी लेवल में, और लौट के आते समय क्या करेगा, ये सर एनर्जी लिबरेट करेगा। और ये जो एनर्जी लिबरेट करेगा, उसी एनर्जी को क्या किया जाएगा बच्चे, उस एनर्जी को यूज कर लेंगे हम एडीपी और आईपी के बॉन्ड को जोड़ने के लिए और एटीपी बनाने के लिए। इसीलिए तो एटीपी बनाने के प्रोसेस को आप फॉस्फोराइलेशन बोल रहे हो। क्यों, क्योंकि एटीपी बनाने के लिए आपने केवल क्या किया है, केवल एक फॉस्फेट ही तो जोड़ा है बच्चे। तो फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट, एडिशन ऑफ फॉस्फेट से क्या हो गया, आपको यहां पर मिल गई एटीपी। अब ये जो प्रोसेस है सर, अब हम यहां पर समझ सकते हैं कि जब हमने फोटो सिस्टम की स्टडी की थी बच्चे, तो वहां पर मैंने आपसे बताया था कि रिएक्शन सेंटर के बारे में मैंने बात की थी आपसे, और मैंने वहां पर आपसे किसके बारे में बात किया था, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में बात किया था। अब थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे सर कि हम इतना ज्यादा इस रिएक्शन सेंटर पे फोकस क्यों कर रहे थे। इतना ज्यादा वहां पर फोकस इसलिए किया जा रहा था क्योंकि बच्चे ये जो लाइट है, जब लाइट गिरेगी इस फोटो सिस्टम पर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ये इलेक्ट्रॉन किसका निकलता है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन निकलता है क्लोरोफिल ए का निकलता है। इस क्लोरोफिल ए वाले पिगमेंट ने ही अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया है, एक्साइट किया है। इसीलिए इस क्लोरोफिल ए जहां पर होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, क्योंकि इसी का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहीं से एमिट हो रहा है, ठीक है। तो सर जब इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हो रहा है तो इन बाकी सब पिगमेंट्स का क्या काम है, इनका तो कोई फंक्शन ही नहीं दिख रहा हमें। नहीं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इनका। क्या इनका फंक्शन होता है, अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको बताया था कि जो क्लोरोफिल ए है, वो क्लोरोफिल ए केवल दो ही टाइप के आपने देखा था, या तो क्लोरोफिल ए 700 या फिर क्लोरोफिल ए 680, ये दो चीजें हमने देखी थी। तो इस तरीके से अगर देखें तो हमारी जो सनलाइट है, सनलाइट का जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए।
फोटोसिंथेसिस के लिए हम कितने स्पेक्ट्रम की लाइट को यूज करते हैं बच्चे? तो हम देखेंगे तो 400 से 700 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट को हम यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और इसको हम बोलते हैं PAR। इतनी जो वेवलेंथ की रेंज होती है, इस वेवलेंथ की रेंज की लाइट को हम बोलते हैं PAR। PAR मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। मतलब इतना जो वेवलेंथ का जो रेंज होता है, ये आप फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर सकते हो। यही यूज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इस तरीके से देखें तो हमारा ये जो अगर फोटो सिस्टम फर्स्ट से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो केवल 700 वाले से निकलेगा, और अगर सेकंड वाला है तो केवल 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। यानी बाकी जो वेवलेंथ की लाइट है, क्या उनका कोई काम ही नहीं है क्या? नहीं सर, उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल एक पार्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को हम यूज करके इतना ज्यादा एफिशिएंट तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो वो बाकी जो वेवलेंथ की लाइट है, बाकी जो वेवलेंथ 400 से 700 के बीच की बाकी जो वेवलेंथ है, वो कैसे यूज होती है? तो उनको यूज करने के लिए हमारे ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जो क्लोरोफिल बी है, सी है, डी है, जेंथोफिल है, कैरोटिनॉइड्स हैं, ये क्या करेंगे? ये बाकी वेवलेंथ की लाइट को क्या करेंगे? यूज करेंगे। रेस्ट ऑल जो हमारी वेवलेंथ है लाइट की, उनको ये यूज करेंगे, उनको ये एब्जॉर्ब करेंगे। और एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे तो इनकी वो जो एनर्जी गेन करेंगे, उस एनर्जी को क्या करते हैं बच्चे? ये फनल कर देते हैं। ऐसे समझो आप, फनल कर देते हैं उस एनर्जी को, ये फनल कर देंगे। किसको फनल कर देंगे? एनर्जी, पूरी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और जो एनर्जी इन्होंने गेन की है उस एनर्जी को ये क्या करते हैं बच्चे? ये फनल कर देते हैं, फनल। ठीक है, देखो ऐसे फनल, हमें पता है फनल का मतलब क्या होता है सर? इधर ऐसे अगर फनल होता है तो अगल बगल से अगर तेल डालेंगे या फिर कोई लिक्विड डालेंगे, वो भी सेंटर में ही जाएगा, और बीच में डालोगे वो भी सेंटर में जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज किया। 700 वाला यूज किया तो डायरेक्ट यूज कर लिया इसने, और जो बाकी जो वेवलेंथ की लाइट है उसको इन्होंने एब्जॉर्ब करके उसी एनर्जी को फनल कर दिया। किसको? रिएक्शन सेंटर को। और इस तरीके से रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए बैठा हुआ है, इसको हर एक तरह की वेवलेंथ की लाइट जो है हम यूज कराकर उनकी एनर्जी इस क्लोरोफिल ए तक पहुंचा सकते हैं। किसकी हेल्प से? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की हेल्प से, इन बाकी पिगमेंट्स की हेल्प से ये काम कर रहे हैं। अगर ये बाकी पिगमेंट्स नहीं होते तो और क्या इफेक्ट पड़ता? और देखो क्या इफेक्ट पड़ता। और ये इफेक्ट पड़ता सर कि पूरा का पूरा काम इसी को करना पड़ता। किसको? रिएक्शन सेंटर को, क्लोरोफिल ए को करना पड़ता। और जब क्लोरोफिल इतनी ज्यादा लाइट को अकेले एब्जॉर्ब करता तो क्या होता सर? ये डिस्ट्रॉय हो जाता। ये क्लोरोफिल ए जो है ना हमारा बच्चे, क्या हो जाता? ये डिस्ट्रॉय हो जाता। कैसे डिस्ट्रॉय हो जाता सर? इसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता सर। क्या हो जाता? फोटो ऑक्सीडेशन। बहुत ज्यादा जो लाइट की क्वांटिटी है वो इनके पिगमेंट्स को, इनके अंदर की जो प्रोटीन है उसको डिस्ट्रॉय कर देता सर। तो इन लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ने, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ने क्या किया सर? इन्होंने दो काम किया। एक तो क्या किया? एक तो वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, ज्यादा से ज्यादा जो वेवलेंथ है लाइट की, उनको यूज कराया। किस चीज के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। क्योंकि रिएक्शन सेंटर केवल एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही यूज कर पाता। या तो 700 नैनोमीटर की लाइट यूज कर पाता है, या तो 680 नैनोमीटर की लाइट यूज कर पाता है। और क्या किया इन्होंने? तो और सर इसने क्लोरोफिल ए जो है हमारा, क्लोरोफिल ए को डिस्ट्रॉय होने से बचाया। इनके फोटो ऑक्सीडेशन से बचाया। इनको फोटो ऑक्सीडेशन इनका प्रिवेंट कराया। इनको अकेला काम नहीं करना पड़ रहा है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। अब यहां पर इस एटीपी को बनाने के लिए, इस फोस्फोराइलेशन के लिए, ठीक है, फोस्फोराइलेशन मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, इस एटीपी को बनाने के लिए ये जो एनर्जी आई है बच्चे, एडीपी और आईपी को जोड़ने के लिए जो एनर्जी आई है वो कहां से आई है? उस एनर्जी के पीछे सोर्स कौन है? तो हमने देखा उस एनर्जी के पीछे सोर्स है लाइट, सनलाइट। ठीक है, इस लाइट को एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है और उसी की वजह से ये एटीपी बनी है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सोर्स कौन है? तो लाइट। और लाइट को क्या बोलते हैं? फोटो। ठीक है, तो यहां पर हम इसको पूरा कर सकते हैं कि यहां पर जो हमने एटीपी बनाई है, ठीक है, इस लाइट रिएक्शन में उस एटीपी के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? फोटो फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के कारण ये बना है तो इसलिए फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब हमारा ये जो फोटो फॉस्फोराइलेशन है बच्चे, ये दो तरीके का होता है। तो उसको दोनों को समझने से पहले हम फोटो फॉस्फोराइलेशन की डेफिनेशन लिख लेंगे एक बार। क्या देखा हमने फोटो फॉस्फोराइलेशन में? तो सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी बनाया हमने कहां से? फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट।
इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट को यूज करके हमने बनाया एटीपी, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोगों ने, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये हमारा फॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है बच्चे एटीपी बनाने का, ये दो तरीके से होता है, एक साइक्लिक वे में और एक नॉन साइक्लिक वे में। एक मैं आपको ओवरऑल व्यू पहले दे देता हूं, फिर हम एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या चल रही है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, फिर हम उस पर चलेंगे। साइक्लिक में क्या होगा बच्चे, ये देखिए यहां पर, ये हमारी थाइलाकोइड की ये मेम्ब्रेन हो गई, इस मेम्ब्रेन में क्या रखा हुआ है, फोटो सिस्टम रखा हुआ है। साइक्लिक वाले में क्या होता है, जब लाइट गिरती है इस फोटो सिस्टम पर तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो फिर दोबारा से वापस आता है अपने ग्राउंड स्टेट में। साइक्लिक वाले में क्या होगा बच्चे कि वो जो इलेक्ट्रॉन जहां से एक्साइट हुआ है वहीं पर लौट कर दोबारा चला आएगा, और वापस आते समय क्या बनेगी सर, जो एनर्जी रिलीज होगी उससे हम क्या बना देंगे, एटीपी बना लेंगे। तो ये होता है साइक्लिक वाले में। और हमारा नॉन साइक्लिक वाले में क्या होता है बच्चे, तो नॉन साइक्लिक वाले में ये जो हमारा फोटो सिस्टम है ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर एमिट हुआ है ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दोबारा से लौट कर इसी दोबारा से ग्राउंड स्टेट में नहीं आता, बल्कि वो आगे दूसरे फोटो सिस्टम के पास चला जाता है। सर कैसे जाता है, इसकी पूरी मैकेनिज्म मैं समझाता हूं अभी आपको, ठीक है। और जब मतलब ये फाइनली हमको क्या समझ में आए कि दोबारा से लौट कर इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में नहीं आता है यहां पर, तो ये साइकिल कंप्लीट नहीं हुई, और जब साइकिल कंप्लीट नहीं हुई तो इसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और ये हमारा साइक्लिक है। और जब ये लौटेगा तो इस दौरान क्या करेगा बच्चे, इस दौरान ये एटीपी बना देगा, क्योंकि हायर लेवल से लोअर लेवल पर आएगा तो अपने आप एटीपी बनेगी। जो डाउनहिल मूवमेंट है इसमें एटीपी बनेगी, ठीक है। तो अब थोड़ा इसको हम एलाबोरेट करके देखते हैं कि क्या एक्चुअली क्या चल रहा है इसमें, साइक्लिक वाले में क्या चलता है, क्या मैकेनिज्म चल रही है, और नॉन साइक्लिक वाले में जो इलेक्ट्रॉन दूसरे के ग्राउंड स्टेट में गया है तो वहां से वो कहां जाएगा, आगे का उसकी जर्नी क्या है, उसको हम पूरा डिटेल स्टडी करेंगे थोड़ा यहां पर। देखिए तो यहां पर मैंने आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक बच्चे दोनों का जो पाथवे है वो बनाया हुआ है यहां पर। अच्छी बात यह है कि आपको ये पूरा पाथवे याद करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा पाथवे नहीं पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है फिर हम देखेंगे, उस पर हम फोकस करेंगे अपना। ये जो हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, देखिए लाइट गिरी कौन सी 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर वाली लाइट को ये रिएक्शन सेंटर, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट, साइक्लिक वाले में सबसे पहले जो हमारा फोटो सिस्टम यूज में आता है वो कौन है, फोटो सिस्टम फर्स्ट। और ये फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या करता है, 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो सर ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर ग्राउंड स्टेट को छोड़ के जा रहा है, और कहीं भी जा रहा हो वहां पर कोई इसको एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, तभी तो ये अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़कर ऊपर जाएगा हायर लेवल में। हाँ सर एकदम समझ में आ रहा है। और इस इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और जो सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो हमारे इस साइक्लिक वाले में बच्चे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इसका नाम है FRS, क्या नाम है इसका, FRS, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, ठीक है, क्या नाम है इसका, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट। और ये जो फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट है ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट करने के बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे वाले को देगा, तो वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लेकिन हमें सबके बारे में याद नहीं रखना है, फिर वो सेकेंडरी से टर्सरी ऐसे घूमता हुआ, देखो इस फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट ने अपना इलेक्ट्रॉन फिल क्या कर दिया। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन का डाउनहिल मूवमेंट शुरू हो जाता है। देखो ये डाउनहिल मूवमेंट फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, देखो ये डाउनहिल मूवमेंट। और इस डाउनहिल मूवमेंट के दौरान ही क्या होता है, एटीपी बनती है। तो इलेक्ट्रॉन अपने डाउनहिल मूवमेंट में होगा, जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में लौट रहा होता है उसी समय एटीपी बनती है। तो इस डाउनहिल मूवमेंट में क्या क्या कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, तो ये फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट अपने इलेक्ट्रॉन को देता है फेरोडॉक्सिन को, ये FD है, FD मतलब फेरोडॉक्सिन, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है एक भी। सर ये फेरोडॉक्सिन को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए तो इसका नाम है फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, क्योंकि ये फेरोडॉक्सिन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो फेरोडॉक्सिन का रिडक्शन हो जाएगा ना, उसी पे इसका नाम पड़ गया फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, फेरोडॉक्सिन को रिड्यूस करने वाला सबस्ट्रेट, ठीक है। और फिर ये फेरोडॉक्सिन अपना किसको देता है, प्लास्टोक्यूनोन को देता है, प्लास्टोक्यूनोन अपना साइटोक्रोम F को देता है, साइटोक्रोम F किसको देता है, प्लास्टोशैनिन को देता है, और प्लास्टोशैनिन इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर कहां डाल देता है, दोबारा से उसे रिएक्शन सेंटर में वापस पहुंचा देता है।
तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, पूरी साइक्लिक जर्नी करता हुआ इलेक्ट्रॉन कहां गया, दोबारा से रिएक्शन सेंटर में आ गया। और ये जो इसकी डाउनहिल मूवमेंट है यहां पर, इसके बाद ये जो डाउनहिल मूवमेंट हो रही है, इस डाउनहिल मूवमेंट के दौरान क्या करेगा, एटीपी का प्रोडक्शन होगा। इस डाउनहिल मूवमेंट के दौरान जो एनर्जी लिबरेट होगी उसी एनर्जी को यूज करेंगे हम एटीपी बनाने के लिए। ठीक, तो इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एफआरएस होता है, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, ये हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और अगर हम देखें बच्चे तो ये एफआरएस जो है ये एक आयरन सल्फर की प्रोटीन होती है, आयरन और सल्फर की बनी हुई प्रोटीन होती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, इट इज ए आयरन सल्फर प्रोटीन। अभी लिखेंगे सारी चीजों को हम एक एक करके, तो वहां देखेंगे फिर से एक बार, पहले आप प्रोसेस को समझो यहां पर क्या हुआ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एफआरएस फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, और ये क्या होता है, ये आयरन सल्फर प्रोटीन होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया यहां पर। ठीक है, इसके बाद बात आती है सर नॉन साइक्लिक में क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक में मैंने अभी बताया आपको कि वो दोबारा से लौट कर अपने ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा, सेम ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा। तो कहां जाएगा वो देखो आप, नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, और ये दोनों प्रोसेस कहां चल रहे हैं, ये साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां चल रहा है सर, हमें पता है सर, ये सब कुछ थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में चल रहा है। पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन कहां चलता है, लाइट रिएक्शन चलता है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में। ठीक है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में चल रहा है सब कुछ। यहां देखिए नॉन साइक्लिक में क्या होगा सर, इधर देखिए, ये देखिए यहां पर इस बार क्या होगा कि जो लाइट आ रही है सनलाइट, इस बार वाली सनलाइट कौन सी है, 680 नैनोमीटर की लाइट। और जब 680 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी, देखो बच्चे बहुत सिंपल सी बात है, ये जो हमारी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम फर्स्ट भी रखा है, सेकंड भी रखा है, सब कुछ वहीं रखा हुआ है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि लाइट कौन सी आ रही है। अगर वो 700 नैनोमीटर की लाइट गिरेगी प्लांट पर, अगर 700 नैनोमीटर की लाइट गिर रही है, तो उस 700 नैनोमीटर की लाइट को एक्सेप्ट करने के लिए कौन आएगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट आएगा। और वही अगर 680 नैनोमीटर की लाइट गिरेगी तो उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा फोटो सिस्टम सेकंड। ये हमारा फोटो सिस्टम सेकंड है। तो ये देखिए 680 नैनोमीटर की लाइट गिरी और इसको किसने एक्सेप्ट किया, फोटो सिस्टम सेकंड ने, उसके रिएक्शन सेंटर ने। वो पूरी कहानी हम समझ चुके हैं। और इस बार इस एनर्जी को एक्सेप्ट करके, इस 680 नैनोमीटर की जब लाइट को एक्सेप्ट किया जाता है तो क्या होता है सर, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा अपने ग्राउंड स्टेट से। क्यों, उसकी एनर्जी लेवल बढ़ गया। और यहां पर जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल है, जिसको हम क्या बोलेंगे फिर से, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और यहां पर हमारा जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन है, फियोफाइटिन। क्या नाम है बच्चे इसका, फियोफाइटिन। ये आपको फिर याद रखना पड़ेगा यहां पर कि साइक्लिक वाले में कौन था, एफआरएस था, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, और यहां पर कौन है, फियोफाइटिन। नॉन साइक्लिक में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन हो गया, फियोफाइटिन। ये फियोफाइटिन अपने इलेक्ट्रॉन को फिर आगे बढ़ाता है, किसको देता है, प्लास्टोक्यूनोन को देता है। प्लास्टोक्यूनोन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, साइटोक्रोम एफ को देता है। साइटोक्रोम एफ अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, प्लास्टोसायनिन को देता है। और ये प्लास्टोसायनिन से ये लौट कर यहां पर नहीं आएगा, लौट के इधर नहीं आएगा, बल्कि ये कहां चला जाता है, उसी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में रखा हुआ जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है। हाँ सर पता हमें, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड सब वही थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में रखे। तो अब की वो कहां चला गया, वो चला गया फोटो सिस्टम फर्स्ट के ग्राउंड स्टेट में चला गया। और इस फोटो सिस्टम सेकंड के पास जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो अब क्या होगा, जब इस पर कौन सी लाइट पड़ेगी, पता है सर, इस पर जब 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी, कौन सी बच्चे, ये देखिए 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ी यहां पर। और जब इस पर 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, इस 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ते फिर ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इस बार इस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, एफआरएस। पता है सर, फोटो सिस्टम फर्स्ट से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट। और एफआरएस अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, एफडी, फेरोडॉक्सिन को देता है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग चलती है बच्चे। हमारी थाइलाकोइड की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन मतलब समझ पा रहे हो बच्चे, ये देखो ऐसे कुछ, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया और ये हमारे थाइलाकोइड हो गए। ऐसा ही कुछ बनाया था मैंने आपके लिए पहले डायग्राम। और ये क्या है, ये स्ट्रोमा है। तो थाइलाकोइड की आउटर मेम्ब्रेन का मतलब हुआ स्ट्रोमा की तरफ, ये स्ट्रोमा की तरफ, ठीक है, स्ट्रोमा की तरफ। और थाइलाकोइड की इनर मेम्ब्रेन की तरफ मतलब आउटर मेम्ब्रेन की तरफ होता है, और इनर की तरफ हो गया तो इनर की तरफ मतलब क्या, इसकी ल्यूमेन की तरफ। ठीक है, तो थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है इसके आउटर साइड में, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के आउटर साइड में, सिंगल मेम्ब्रेनस होता है बच्चे, तो इसकी आउटर साइड में पाया जाता है क्या,
थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के आउटर साइड में पाया जाता है, मतलब स्ट्रोमा की तरफ यहां पर एक एंजाइम रखा रहता है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ, और वो एंजाइम का नाम है बच्चे NADP रिडक्टेज एंजाइम। क्या नाम है? NADP रिडक्टेज एंजाइम। और ये जो एंजाइम यहां पर रखा हुआ है, ये एंजाइम क्या करेगा? ये एंजाइम, ये जो इलेक्ट्रॉन चलते हुए आ रहे हैं पूरी चेन में, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से एक्सेप्ट कर लेगा, फेरेडॉक्सिन से उसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। कौन? NADP रिडक्टेज एंजाइम। और जब NADP रिडक्टेज एंजाइम इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या करता है? ये इस इलेक्ट्रॉन को लेकर ये क्या करता है कि हमारे इस स्ट्रोमा में बच्चे NADP प्लस, स्ट्रोमा में क्या पड़ा हुआ है? NADP प्लस। ये देखो यहां पर ये NADP प्लस, ये कहां रखा हुआ है? हमारे स्ट्रोमा में रखा हुआ है। और इस स्ट्रोमा के NADP प्लस को कन्वर्ट कर देता है NADPH प्लस H प्लस, NADPH में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसने इसे NADPH बना दिया और इस NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट कर दिया इसने। किसने काम किया? ये NADP रिडक्टेज ने किया। कैसे किया? तो सर इस NADP प्लस से H प्लस और इलेक्ट्रॉन जोड़कर, H प्लस और इलेक्ट्रॉन कहां से ले लिया? इस चेन वाला इलेक्ट्रॉन उठा लिया, और H प्लस कहां से ले लिया? बाहर की तरफ है, तो स्ट्रोमा इसके पास है ही है, बगल में स्ट्रोमा इसके, तो स्ट्रोमा से H प्लस उठा लिया इसने। ये H प्लस तो उठा लिया कहां से? स्ट्रोमा से। देखिए बाहर से स्ट्रोमा से ले लिया, यहां पर देखो बच्चे, यहां पर बाहर से स्ट्रोमा से ले लिया। और ये इलेक्ट्रॉन कहां से ले लिया? इलेक्ट्रॉन इसने उठा लिया इस चेन वाला इलेक्ट्रॉन। और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन और H प्लस की हेल्प से इसने क्या बना दिया? NADP प्लस को रिड्यूस कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया, और रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर दिया? NADPH में कन्वर्ट कर दिया। यानी एक बात हमें समझ में आ गई। जब मैंने आपको बताया था लाइट रिएक्शन, जब मैंने शुरू किया था तो मैंने बोला था ऐसे, देखो ऐसे बताया था आपको कि ATP बनेगा मेन, और क्या बनेगा? कुछ और बनेंगे, तो एक और हमने बना दिया NADPH प्लस NADPH। ये NADPH में हमने बना लिया लाइट रिएक्शन में, जो कि बनने वाला है। एक और मैंने प्रोडक्ट आपको बताया था यहां पर, अब उसकी तरफ चलेंगे हम। वो क्या था सर? 3 प्रोडक्ट आपने बताए थे, 3 बनेंगे लाइट रिएक्शन में। 2 तो हमें समझ में आ गया, और ये दोनों, ये ATP और NADPH, ये दोनों के दोनों बच्चे यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में। क्या बनाने के लिए? फूड फॉर्मेशन के लिए प्लांट यूज करता है इनको। ठीक है, यहां पर एक दिक्कत दिखाई दे रही है। दिक्कत यह है कि जो इस फोटो सिस्टम सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन निकलकर आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो बच्चे, वो इलेक्ट्रॉन दोबारा से इन फोटो सिस्टम को वापस नहीं किया जा रहा। इस फोटो सिस्टम फर्स्ट से, फोटो सिस्टम सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, वो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर ले रहा है? उधर NADP रिडक्टेज यूज कर ले रहा है उसको। ठीक है, NADPH बनाने के लिए। यानी वो इलेक्ट्रॉन दोबारा से क्या नहीं किया जा रहा? दोबारा से इसको भेजा नहीं जा रहा। किसको नहीं भेजा जा रहा? हमारे रिएक्शन सेंटर को नहीं भेजा जा रहा। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन लौट कर वापस नहीं आ रहा। इस तरीके से चलता रहेगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा यहां का। तो इस दिक्कत को कैसे दूर किया जाए? तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए बच्चे, थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है, ये थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है, इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में एक इनर साइड में, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन की इनर साइड में, मतलब ल्यूमेन की तरफ इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स रहता है। एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यहां पर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहां होता है? ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के इनर साइड में होता है। और ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, इसका काम क्या होता है? वो देखो, इसका काम होता है पानी को तोड़ना। ये देखिए पानी, फोटोलिसिस, पानी को तोड़ना, इसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस बोलते हैं बच्चे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या कराता है? फोटोलिसिस, पानी को तोड़ता है। ठीक है, कैसे तोड़ता है वो देखो आप। देखिए पानी है, H2 है, H2 को तोड़ दिया, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन, इस तरीके से। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर इस पानी को तोड़ने से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर दे दिया जाता है किसको? हमारे रिएक्शन सेंटर को। और इस तरीके से जो रिएक्शन सेंटर का इलेक्ट्रॉन हर स्टेप में यहां से जा रहा है और वापस नहीं आ रहा है, उसको रिप्लेनिश किया जाता है। कैसे रिप्लेनिश किया जा रहा है? दोबारा से कैसे उसके पास पहुंचाया जा रहा है? इस पानी को तोड़कर। और पानी टूटता रहेगा, इलेक्ट्रॉन पहुंचाते रहेंगे वहां पर। अब सही है सर, अब ये सिस्टम स्टेबल हो गया और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, और हमें एक बात और समझ में आ गई सर, ये देखिए यहां पर ऑक्सीजन बना है। क्या बना है? यहां पर ऑक्सीजन बना है। यानी हमारे फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनता है, वो कैसे बनता है वो हमने देख लिया। वो ऑक्सीजन बनता है पानी के टूटने से बनता है। और एक बात बताओ बच्चे, क्या प्लांट ने ऑक्सीजन बनाने के लिए इस पानी को तोड़ा? क्या
नहीं सर, पानी इस ऑक्सीजन को बनाने के लिए अगर पानी तोड़ना होता तो इस साइक्लिक वाले में भी पानी तोड़ता वो, और आपने देखा कि साइक्लिक वाले में पानी नहीं तोड़ा गया। तो पानी क्यों तोड़ा गया? पानी सर ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए नहीं तोड़ा गया, बल्कि इस इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए पानी को तोड़ा गया है। यानी हमें समझ में आ गया कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट होता है, वो बन जाता है, उसको बनाने के लिए काम नहीं चलता, वो बन जाता है। अगर यहीं पर सोचो, अगर यहीं पर ये H2S को तोड़ देगा, अगर ये H2S को तोड़ता तो क्या होता? अगर ये H2S को तोड़ता तो फिर वही 4H प्लस, मान लो 2 H2S तोड़े जाते तो 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस S2, सल्फर बनता। इस बार ये क्या बनता? सल्फर। तो इसका काम तो अभी भी हो जाता, और ऐसे कुछ बैक्टीरिया करती हैं, पता है आपको, कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो नॉन ऑक्सीजनिक होती हैं, वो ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करती। तो जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करती हैं, तब भी वो फोटोसिंथेसिस कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? वो H2S को तोड़ती हैं, पानी नहीं तोड़ती हैं, H2S तोड़ती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको समझ में आ गया कि हमारा ऑक्सीजन जो है एक तरीके का बाई प्रोडक्ट होता है। क्या है ये? बाई प्रोडक्ट। और सर एक और जो थर्ड जो आप बनाना चाहते थे प्रोडक्ट, वो भी आपने दिखा दिया, क्या है? वो ऑक्सीजन है। तो यहां पर उसको भी भर देते हैं। देखो थर्ड प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा लाइट रिएक्शन का? ऑक्सीजन। तो ये तीन चीजें क्या बनने वाली है हमारे? ये तीन चीजें हम लाइट रिएक्शन से ऑब्टेन करते हैं फाइनली बच्चे। ठीक है, अब इस प्रोसेस को अगर हम देखें नॉन साइक्लिक को, तो थोड़ा एक आध प्रोसेस और यहां पर आपको देख सकते हो। आप क्या क्या दिख रहा है आपको? ये देखो, आपने यहां पर ये देखो H प्लस, ये H प्लस देख रहे हो, बाहर से एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो ये कहानी मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में ये सब कहानियां मैं समझाऊंगा कि H प्लस क्यों बाहर से अंदर आ रहा है, क्या मतलब है इसके आने का, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ये प्लास्टोक्यूनोन क्यों H प्लस को बाहर से अंदर ला रहा है, कैसे ला रहा है। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या क्या देखा हमने? साइक्लिक में क्या होता है? ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट इज फंक्शनल। सही बात है सर, केवल एक ही यूज हो रहा था वहां पर। हाँ, और ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है आपके स्ट्रोमा लेमिना और ग्रेना थैलाकोइड दोनों के अंदर चलता है। ठीक है, वही अगर हम देखेंगे अपना नॉन साइक्लिक वाला, तो वो केवल और केवल बच्चे वो ग्रेना थैलाकोइड में चलता है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? अब अभी एक ट्रिक देखेंगे सर इसको याद करने की, हम कैसे हम याद कर लें, भूल जाता है। और ये एनसीईआरटी की लाइन है हमारी। ठीक है, और इसके बारे में अगर बात करें तो क्या होगा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसा होता है? यहां पर केवल एटीपी बनेगी सर। सही बात है, यहां पर सर ना NADPH बना था, ना ही ऑक्सीजन बना था, केवल एटीपी मिली थी हमें। ठीक, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या देखा था हमने इसका? FRS। ठीक है, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, जो कि एक आयरन सल्फर की प्रोटीन होती है। इट इज एन आयरन सल्फर प्रोटीन। ये हमने देखा था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, तो वहां पर क्या देखा हमने बच्चे बताओ? कि बोथ फोटो सिस्टम वर्क्स, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी काम कर रहा है और फोटो सिस्टम सेकंड भी काम कर रहा है। इसलिए याद करो, मैंने बताया था कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड जो ये डिस्कवरी के हिसाब से नाम रखा गया, ना कि उनके काम करने के हिसाब से। क्योंकि अभी जब दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो कैसे काम कर रहे थे? आपने देखा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकला था? फोटो सिस्टम सेकंड से, और तब वो गया था फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। तो काम करने के हिसाब से तो पहले फोटो सिस्टम सेकंड काम कर रहा है, फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट काम कर रहा है। तो ये जो इनका नाम रखा गया है, किसके हिसाब से रखा गया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी। ठीक है, एक बार और हमें यहां पर क्लियरिफाई हो गया सारी चीजें सर। ठीक है, और अगर बोले तो ये दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी काम कर रहा है, फोटो सिस्टम सेकंड भी काम कर रहा है, और ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? तो दोनों कनेक्टेड बाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हाँ देखा था सर, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो इनको कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो चाहे तो ऐड कर सकते हैं बाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वही कनेक्ट कर रहा था फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट को। इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। क्यों जेड स्कीम बोलते हैं? क्योंकि आपने इसका अगर शेप देखा होगा बच्चे, तो ऐसा कुछ फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकला, फिर वो फोटो सिस्टम फर्स्ट हो गया, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन निकला। तो ये जो यहां पर जो ये इसका शेप आ रहा है जेड शेप, ये जेड शेप कब आता है? जब इसके अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जितने भी एलिमेंट यूज हो रहे हैं, उन सारे एलिमेंट को अगर आप किसके हिसाब से अरेंज कर दो, उन सारे एलिमेंट को अगर हम उनकी रिडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से यूज कर दें। जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है उसको ऊपर रखो, जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल कम है उसको नीचे रखो। ठीक है, तो अगर रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर अगर आप इनको अरेंज कर दोगे, तो जब इनका पाथवे ट्रेस करोगे तो एक जेड स्कीम ऐसे आएगा, तुम्हारा जेड पैटर्न बनेगा पूरा का पूरा। ठीक है, जैसा कि हमारा बन रहा था, इसलिए इसको बोलते हैं जेड स्कीम बोलते हैं। ठीक है, और क्यों आया जेड स्कीम? तो लिख देना ड्यू टू इट्स शेप व्हेन
ऑल द कैरियर, सारे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, दे आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल। जब उन सबको रिडॉक्स पोटेंशियल के सीक्वेंस में हम रखते हैं तब बनता है ये, ठीक है। और क्या बना यहां पर तीन चीजें बनी थी, एटीपी, NADPH और ऑक्सीजन, ये तीनों बना था यहां पर। वही हमारा साइकिल में केवल और केवल एटीपी बना था, ठीक है। और ये हमारे स्ट्रोमा लेमिना में एब्सेंट होती है, यानी बताया था अभी मैंने आपको कि नॉन साइक्लिक वाला केवल कहां चलेगा, वो केवल और केवल हमारा ग्रेना थाइलाकॉइड में चलेगा, ठीक है। यानी स्ट्रोमा लेमिना में क्या नहीं होगा, ना तो फोटोसिस्टम सेकंड होगा और ना ही NADP रिडक्टेज एंजाइम होगा। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे सर ऐसा क्यों है, ठीक है, ताकि हम एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे अपने याद रखने के लिए, ठीक है। उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है तो उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा हमें। एक अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं सर, कैसे हमें चीजें याद रहें। इधर देखिए, ये जो हमारी क्लोरोप्लास्ट है, अगर हम देखें इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो आपको पता है कि फोटोसिस्टम सेकंड को से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए कितनी 680 नैनोमीटर की लाइट चाहिए, और फोटोसिस्टम फर्स्ट से कितना चाहिए, 700 नैनोमीटर की लाइट चाहिए। अब एक बात बताओ बच्चे कि ज्यादा एनर्जी किसकी हुई, 680 वाला ज्यादा एनर्जी वाला हुआ कि 700 वाला ज्यादा एनर्जी वाला हुआ? वेरी गुड सर, 700 नैनोमीटर, मतलब वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, क्योंकि हमें पता है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो वेवलेंथ जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम। यानी 700 नैनोमीटर की जो लाइट है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और 680 वाली की एनर्जी ज्यादा होगी। यानी सर फोटोसिस्टम सेकंड जो है वो ज्यादा एनर्जी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और ज्यादा एनर्जी वाली लाइट को अगर एब्जॉर्ब कराना है किसी से तो उसको कहां रखा जाए, उसको छुपा कर रखा जाए कई लोगों के साथ में, कि अकेला छोड़ दिया जाए बीच में कि जाओ अकेले रहो? नहीं सर, अकेला छोड़ेंगे दिक्कत हो जाएगी सर, ठीक है। तो यही इस तरीके से आप याद रख सकते हो क्या, कि फोटोसिस्टम सेकंड जो है वो हमारी स्ट्रोमा लेमिना में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर ये बहुत ज्यादा हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और इसको अकेले नहीं, अकेला जो छोड़ा हुआ है वहां पर आप फोटोसिस्टम सेकंड को नहीं रख सकते सर, ठीक है। ऐसे आप आपके लिए बच्चे याद रखने का तरीका हम ऐसे याद रख सकते, नहीं तो फिर रटना पड़ जाता है फिर आपको ये। और हमारी एनसीईआरटी की लाइन है क्या, कि हमारे स्ट्रोमा लेमिना के अंदर फोटोसिस्टम सेकंड एब्सेंट होता है, और फोटोसिस्टम सेकंड एब्सेंट हो गया तो NADP रिडक्टेज भी खत्म, क्योंकि दोनों एक ही साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन हमें तैयार हो गया कि जो हमारी फोटोसिस्टम फर्स्ट है वो तो यहां पर भी होगी और यहां पर भी होगी, दोनों जगह होगी वो, ठीक। लेकिन फोटोसिस्टम जो सेकंड है वो केवल और केवल कहां मिलेगा, केवल और केवल इस ग्रेना थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में मिलेगा, ना कि स्ट्रोमा थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम सेकंड नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाला काम चलने वाला है सर उसमें। तो उसको अकेले जो पड़ा है उसमें ना छोड़िए सर, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो बच्चे, है ना। अब हम बात करेंगे केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। पीटर मैकल साहब ने इनको दिया था, केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दी थी उन्होंने, ठीक है। ये क्या समझाना चाह रहे थे, ये समझाना चाह रहे थे कि और ज्यादा से ज्यादा जो एटीपी है वो कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि साइक्लिक नॉन साइक्लिक का जो आपने देखा उसमें ज्यादा तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, ज्यादा एटीपी नहीं बन रही, और प्लांट को तो बहुत ज्यादा एटीपी की जरूरत पड़ेगी डार्क रिएक्शन में। तो वो और ज्यादा से ज्यादा एटीपी हम कैसे बना सकते हैं, कैसे बन रही है प्लांट के अंदर, ठीक है। तो उस प्रोसेस को समझाना चाहा इन्होंने, कैसे बताया इन्होंने वो देखिए आप। इन्होंने बोला कि ये जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एटीपी हमें बनानी है वो कैसे बनेगी, तो उसके लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया बच्चे। देखो क्या है, ये हमारी थाइलाकॉइड हो गई, और ये थाइलाकॉइड का मैंने ल्यूमेन बना दिया, देखो ये ल्यूमेन है, और ये मेम्ब्रेन हो गई बच्चे, थाइलाकॉइड की ये मेम्ब्रेन हो गई, और ये थाइलाकॉइड क्या हो गई, ल्यूमेन हो गई। और अगर हम बात करें थाइलाकॉइड कहां रखा बच्चे, देखिए ऐसे रखे हुए, ये ऐसे रखे हुए, और थाइलाकॉइड के सराउंडिंग में कौन है, स्ट्रोमा है, क्या है, स्ट्रोमा है। तो इन्होंने बोला कि जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एटीपी बनती है वो कैसे बनती है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए बस एक काम कर दो आप, क्या करो कि जो थाइलाकॉइड का जो ल्यूमेन है ना बच्चे, जो खाली जगह है थाइलाकॉइड के सेंटर में, उस खाली जगह में इसकी ल्यूमेन में खूब ज्यादा से ज्यादा H+ इकट्ठा कर दो। क्या इकट्ठा कर दो, H+, ठीक है। और जब इस थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में हम ज्यादा से ज्यादा H+ भर देंगे, इतना H+ भर दो कि इस ल्यूमेन के अंदर जो H+ की कंसंट्रेशन है वो, इस ल्यूमेन के अंदर जो H+ की कंसंट्रेशन है वो किससे ज्यादा हो जाए, इस ल्यूमेन की H+ की कंसंट्रेशन वो इस स्ट्रोमा में जो H+ है उससे ज्यादा हो जाए। और जब इस ल्यूमेन की H+ की कंसंट्रेशन इस स्ट्रोमा की H+ की कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाएगी, तो क्या करेंगे, फिर क्या करो आप, इस H+ को ना, इस H+ को आप बाहर निकालो यहां से।
और इसको बाहर निकालने के लिए भी इन्होंने एक अलग एंजाइम का यूज किया, उसको इन्होंने बोला एटीपेज एंजाइम। किसका नाम दिया बताओ उन्होंने बोला इसको बाहर निकालने के लिए हम यूज करेंगे एटीपेज एंजाइम को। और ये जो एटीपेज एंजाइम होता है बच्चे, ये प्रोटीनेशियस एंजाइम है। इस एटीपेज एंजाइम के अंदर दो पार्ट होते हैं। एटीपेज एंजाइम दो इसके क्या होते हैं, दो इसके पार्ट होते हैं, दो चीजों से मिलकर बना होता है। क्या दो पार्ट है सर इसके? एक को हम बोलते हैं बच्चे, एक को हम बोलते हैं F0 पार्ट। क्या बोलते हैं इसका? F0 पार्ट। और एक को हम बोलते हैं इसका F1 पार्ट। ठीक है, तो ये F1 पार्ट किधर है? F1 पार्ट इधर देखो बच्चे, इधर ये ऐसे स्ट्रोमा की तरफ है। इसका जो F1 पार्ट है बाहर निकला हुआ है स्ट्रोमा, और इसका जो F0 पार्ट है ये कहां पर है? देखिए थैलाकोइड ऐसे बनाया मैंने यहां पर। ठीक, इसका जो F1 पार्ट है ये तो किधर है? स्ट्रोमा की तरफ है, इधर स्ट्रोमा की तरफ है। और इसका F0 पार्ट कहां पर है? F0 पार्ट जो है इसका, ये इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेटेड है। इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे पेनिट्रेट किया हुआ है ये। ठीक है, क्या बनाता है ये चैनल बना रहा है। देख रहे हो बच्चे यहां पर, ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेटेड होकर ये चैनल बनाकर देता है। चैनल किस चीज के लिए चैनल बना रहा है? तो सर यहां पर ये जो H+ आपने स्टोर किया है, इन्होंने बोला कि आप एटीपी कैसे बना सकते हो कि जो H+ पहले खूब ज्यादा स्टोर कर लो, और जब H+ इसमें स्टोर कर लोगे तो H+ की कंसंट्रेशन ल्यूमेन में बहुत ज्यादा हो जाएगी, स्ट्रोमा में कम हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन ल्यूमेन में जब जैसे ज्यादा होगी, फिर ये H+ क्या करेंगे? बाहर निकलना चाहेंगे। H+ क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। लेकिन हमें पता है H+ कैसे होते हैं सर? H+ जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है, H+ पोलर मॉलिक्यूल है। और मेम्ब्रेन कैसी होती है? लिपिड नेचर की होती है। तो कैसे बाहर निकले? नहीं निकल सकते। तो उनको बाहर निकालने के लिए एक चैनल बना दिया। देखो चैनल, इस चैनल को बोला हम लोगों ने F0 पार्टिकल। ये जो इसका F0 पार्ट था एटीपेज का, उसने चैनल बना दिया। अब क्या होगा? H+ बहुत आराम से क्या करेंगे? इस चैनल से बाहर निकलेंगे। और जब चैनल से ये बाहर निकलते हैं बच्चे, तो इन H+ के बाहर निकलने की वजह से, ये जो प्रोटोन ग्रेडियंट बना है, जब ये H+ बाहर निकलेंगे तो ये प्रोटोन ग्रेडियंट का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट। H+ जो ग्रेडियंट बना हुआ है, इस ग्रेडियंट का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। यहां पर टूट जाएगा ये H+ ग्रेडियंट। और इस H+ ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन होने की वजह से, टूटने की वजह से क्या होगा सर? इस ब्रेकडाउन की वजह से इस जो F1 पार्टिकल जो बाहर की तरफ है, किधर है ये? स्ट्रोमा की तरफ है। देखो इसको थोड़ा सा देखिए ऐसे बना दीजिए, तो ये स्ट्रोमा की तरफ है। ये देखिए स्ट्रोमा हो गया हमारा। तो ये F1 पार्टिकल जो स्ट्रोमा की तरफ है, तो इस H+, ये जो प्रोटोन ग्रेडियंट है, इस प्रोटोन ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन की वजह से इस F1 पार्टिकल में क्या आता है? इस F1 पार्टिकल में कन्फर्मेशनल चेंज आता है। कन्फर्मेशनल चेंज का मतलब क्या सर? ये जो F1 पार्टिकल है बच्चे, ये रोटेट करेगा। ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। ऐसे ये ऐसे पड़ा हुआ है, ये रोटेट करेगा। ऐसे ये रोटेट करेगा। और जब ये F1 पार्टिकल इसका रोटेट करता है, ये F1 पार्टिकल जब रोटेट करता है, तो इसकी रोटेशन से क्या होता है? इस F1 पार्टिकल के रोटेशन से क्या होता है सर? इसकी रोटेशन से हमें इतनी एनफ एनर्जी मिल जाती है कि हम क्या कर सकते हैं? उस एनर्जी को हम यूज कर लेते हैं एडीपी और आईपी को जोड़कर एटीपी बनाने के लिए। इधर देखो, ठीक है, इस F1 पार्टिकल को रोटेट किया। ये F1 पार्टिकल कैसे रोटेट करेगा? ये F1 पार्टिकल रोटेट करेगा इस H+ के पास होने की वजह से। ये H+ पास होगा, उसकी वजह से ये F1 पार्टिकल रोटेट करेगा। और ये रोटेट करेगा तो क्या होगा? रोटेट करने से क्या होगा? ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है रोटेशन से, उस एनर्जी को हम यूज कर देंगे एटीपी बनाने के लिए, एडीपी और आईपी को जोड़ने के लिए। क्योंकि एटीपी बनाने के लिए बस इनको जोड़ना है, और इसको जोड़ने के लिए एनर्जी यहां से मिल जाएगी सफिशिएंट अमाउंट में हमें। तो इस तरीके से क्या होगा? प्लांट क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा एटीपी बनाएगा। और फिर से वो H+ बाहर निकल गया, फिर से वो H+ कहां गए? स्ट्रोमा की तरफ आ गए। ठीक है, तो आपको शायद समझ में आया केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में हमें क्या करना है बच्चे बताओ? हमें पहले थाइलाकोइड की जो ल्यूमेन है उसमें ज्यादा से ज्यादा H+ आयन इकट्ठा करना है। H+ आयन जब इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर उन H+ आयन को इस ल्यूमेन से बाहर निकालेंगे। कैसे बाहर निकालेंगे? तो उसके लिए हम चैनल यूज करेंगे, F0 और F1 पार्टिकल को यूज करेंगे, एटीपेज एंजाइम यूज करेंगे। और उस एटीपेज एंजाइम का जो F0 पार्टिकल है वो क्या प्रोवाइड कराएगा? वो आपको ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाकर देगा। और इसका जो F1 पार्टिकल है वो क्या देगा? इसका जो F1 पार्टिकल है वो आपको रोटेशन करेगा। वो किसकी तरफ है? वो स्ट्रोमा की तरफ है। और जब इससे जब H+ पास होंगे, हमारी अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें लिखी रहती हैं, 2H+ कभी कभी बोलते हैं। जब 2H+ यहां से पास होता है तो एक बार रोटेट होता है। जब यहां से 2H+ पास होगा तो ये F1 पार्टिकल एक बार रोटेट होगा। और इसके रोटेशन से क्या होगा? एडीपी और आईपी को जोड़ने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, और उससे हम एटीपी बना लेंगे। ठीक है, ये हमारी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है। अब यहां पर जो हमें मेन कॉन्सेप्ट समझना है बच्चे, वो ये समझना है
कि ये जो H+ आयन आपने यहां पर स्टोर किया है, ये कैसे स्टोर कर सकते हैं, इतना ज्यादा H+ आएगा कहां से सर यहां पर, इस पे हमें फोकस करना है। अगर एक बार स्टोर हो गया तो बाकी काम तो हमें समझ में आ गया। अब हमें ये देखना है कि यहां पर ये जो इतना ज्यादा H+ आपने लाया है, ये H+ कहां से आया यहां पर स्ट्रोमा के अंदर, इसके ल्यूमेन के अंदर है, कि जिसकी वजह से क्या हो गया, H+ आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई इस ल्यूमेन के अंदर। ये H+ आएगा कहां से, तो ये H+ कैसे यहां पर ज्यादा होता है, इसको समझाने के लिए हमारी एनसीईआरटी 3 पॉइंट समझाती है हमको। उन 3 पॉइंट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा अपना दिमाग यूज करेंगे। बताओ, आपको बताओ क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये 2 कमरे हैं, ये देखो 2 कमरे हो गए अगल बगल। आपको क्या करना है, इस ए वाले कमरे में, इस ए वाले कमरे में ज्यादा बच्चे भरने हैं बी वाले कमरे से। तो क्या करो बताओ, कैसे कैसे ये काम किया जा सकता है। आपको बस ये काम करना है कि ए वाले कमरे में ज्यादा बच्चे हो जाएं एज कंपेयर टू बी वाले कमरे के। तो ये काम कैसे कर सकते हो, तो सर ये काम ऐसे कर सकते हैं कि या तो हम बाहर से क्या करें, बाहर से कुछ बच्चों को लाकर डाल दें इसमें, ए वाले कमरे में ज्यादा बच्चे हो जाएंगे सर, ठीक है, बाहर से बच्चों को ले आए यहां पर, ठीक है, एक ये हो सकता है। दूसरा क्या कर सकते हैं सर, ये जो बी वाले कमरे के बच्चे हैं इनको भगा दें यहां से। अगर बी वाले कमरे के बच्चे भाग गए तब भी तो यहां पर बढ़े ही एक, देखिए आप तो कंपेयर कर रहे हो ना बच्चे, तो यहां के अगर बच्चे भाग गए तो भी तो ए में ज्यादा हो गए, क्योंकि आपको तो एक कंपैरेटिव चीज देखनी है, यहां पर ज्यादा होना है, ज्यादा में एग्जैक्ट नंबर तो कैलकुलेट होता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अगर बाहर से क्या किया जाए, बाहर से बच्चे अगर ऐड कर दिए जाए ए वाले कमरे में, तो उससे भी क्या होगा, ए वाले कमरे के बच्चे ज्यादा हो जाएंगे। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, बी वाले कमरे के बच्चों को भगा दिया जाए, तो भी क्या होगा, ए वाले में नेट ए वाला का नंबर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कम हो जाएगा उसकी वजह से। और क्या काम कर सकते हैं, अगर हमें ए वाले में बच्चों का नंबर बढ़ाना है, बी से ज्यादा करना है, क्या कर सकते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सोचा बच्चे आपने। क्या करो सर, बी वाले के बच्चों को उठाकर ए वाले में डाल दो, तो इससे क्या होगा, बी वाले के कम भी होंगे और ए वाले के बढ़ेंगे भी। तो हमारा ये जो थाइलाकोइड का ल्यूमेन है, ये देखिए यहां पर थाइलाकोइड का ल्यूमेन, ये थाइलाकोइड के ल्यूमेन के अंदर भी हम H+ इसी तरीके से बढ़ाते हैं। किससे ज्यादा करना है ल्यूमेन के अंदर H+, स्ट्रोमा से ज्यादा करना है। अब देखते हैं किस किस प्रोसेस से हम इसके अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा कर सकते हैं स्ट्रोमा से। इन्हीं तीनों तरीके का यूज करेंगे हम। तो ये डायग्राम बच्चे हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का भी बनाया था, देखा था वहां पर हमने। वहां पर आपने देखा था कि जो फोटो सिस्टम सेकेंड है, वहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन ने एक्सेप्ट किया उसको, फियोफाइटिन से फिर उस इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, प्लास्टोक्यूनोन लेता है। और ये जो प्लास्टोक्यूनोन है बच्चे, ये प्लास्टोक्यूनोन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसको अपना इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोक्यूनोन, ये प्लास्टोक्यूनोन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ना होके बल्कि ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। क्या होता है, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। इसका नेचर कैसा है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने का। लेकिन अब बीच में रखा हुआ है, तो अब क्या करेगा, इसका काम तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। लेकिन ये प्राइमरी एक्सेप्टर इससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, कहता है नहीं मेरे इलेक्ट्रॉन को आगे पास कर दो, नहीं पास होगा तो एटीपी नहीं बनेगी। तो इसकी रिक्वेस्ट को सुन के ये कहता है ठीक है, अपना नेचर तो मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं तो हाइड्रोजन कैरियर हूं, मैं इलेक्ट्रॉन कैसे कैरी करूं, लेकिन तुम्हारे रिक्वेस्ट पे कुछ दूसरा उपाय मैं देखता हूं। तो ये क्या करता है, ये प्लास्टोक्यूनोन जो है ये क्या करेगा बच्चे, ये बाहर से स्ट्रोमा साइड से, देख रहे हो स्ट्रोमा, क्योंकि ये जो प्लास्टोक्यूनोन होता है ये मेम्ब्रेन की बाहरी साइड पर होता है। थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है इसके बाहरी साइड पर होता है, आउटर साइड पर। तो आउटर साइड पर मतलब कि स्ट्रोमा की तरफ होता है, ठीक है। देखिए हमारा स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा की तरफ होता है। आप एक बार थोड़ा सा डायग्राम बच्चे इस चीज को हमेशा दिमाग में भरे रहिए अपने। ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन, ये बाहर स्ट्रोमा, तो ये मेम्ब्रेन के बाहर साइड में मतलब स्ट्रोमा साइड में। अब स्ट्रोमा साइड में होने की वजह से क्या करता है, ये कहता है ठीक है देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, बाहर से स्ट्रोमा से H+ उठा लेता है, और बाहर से H+ उठा लिया, इसे देखो H+ उठा लिया बाहर से, और H+ उठाकर क्या करता है, इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन दिया है ना, 2 इलेक्ट्रॉन जो पास हुआ है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को इन 2 H+ से ऐड कर देता है, और 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन बने क्या मिलेगा, हाइड्रोजन बन गया। और हाइड्रोजन बनने के बाद कहता है ठीक है, अब देखिए मैंने हाइड्रोजन कैरी कर लिया, हाइड्रोजन को, अब ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है और इसके पास हाइड्रोजन भी आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर से लिया, H+ उधर से लिया। लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे वाला, जिसको ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है ना, साइटोक्रोम F को जिसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपना, ये जो आगे वाला होता है बच्चा, ये आगे वाला क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर। और ये हमारा जो साइटोक्रोम F है, ये मेम्ब्रेन के इनर साइड में पाया जाता है, ल्यूमेन की तरफ होता है। साइटोक्रोम F किधर होता है, ल्यूमेन की तरफ। प्लास्टोसाइन, ये प्लास्टोक्यूनोन किधर है, ये बाहर की तरफ है, बाहर किधर है, स्ट्रोमा की तरफ है। तो अब फिर दिक्कत आई, अब साइटोक्रोम F क्या बोलता है, अब साइटोक्रोम F कहता है कि नहीं नहीं, मैं जो है इलेक्ट्रॉन को ही कैरी करूंगा आगे, मैं हाइड्रोजन कैरी नहीं कर सकता।
तो फिर इस दिक्कत को कैसे दूर किया जाए? तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए दोबारा से वो जो हाइड्रोजन है वो दोबारा से स्प्लिट कर जाता है H+ और इलेक्ट्रॉन में, और ये इस इलेक्ट्रॉन को लेकर आगे फॉरवर्ड कर देता है प्लास्टोसायनिन से फोटोसिस्टम फर्स्ट को दे देता है। और ये जो हाइड्रोजन यहां पर बना है, इस हाइड्रोजन को देखो बाहर भी फेंका जा सकता है और अंदर भी फेंका जा सकता है, लेकिन ये साइटोक्रोम F की पोजीशन कैसी है? ये साइटोक्रोम F जो होता है वो इनर साइड में पाया जाता है, ल्यूमेन की तरफ होता है। तो इसके लिए किधर आसान पड़ेगा इस साइटोक्रोम हाइड्रोजन को फेंकना? तो इस हाइड्रोजन को मेम्ब्रेन के अंदर फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से हमको समझ में आ गया कि जितनी बार ये प्लास्टोक्यूनोन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, उतनी बार ये क्या करेगा? H+ को उठा के क्या कर रहा है? बाहर से अंदर ला रहा है, बाहर से अंदर, स्ट्रोमा से अंदर की तरफ भर रहा है, स्ट्रोमा से अंदर की तरफ भरता चला जा रहा है। यानी सर एक तो आपने कॉन्सेप्ट समझा दिया, ये वही कॉन्सेप्ट है कि ए में बच्चों का नंबर ज्यादा करना है तो क्या करो? बी के वाले बच्चों को उठाकर ए में डाल दो। ये देखो स्ट्रोमा वाले को उठाकर ल्यूमेन में डाल दिया। एक तो ये प्रोसेस हो गया हमारा। और क्या चल रहा है सर जिसकी वजह से H+ बढ़ता चला जाएगा? आप देखो यहां पर आपको समझ में आ गया, जितनी बार ये प्रोसेस चलेगा उतनी बार H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ते हुए चली जाएगी। किसके अंदर? ल्यूमेन के अंदर। और अगर दूसरा प्रोसेस देखे तो ये देखिए वाटर, ये वाटर की जो फोटोलिसिस हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है, ये पानी की स्प्लिटिंग भी कहां होती है? ल्यूमेन में ही होती है। और जितनी बार पानी टूट रहा है उतनी बार H+ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया और H+ रह गया यहीं पर। तो जितनी बार ये पानी टूटेगा उतनी बार H+ बनेगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया जिससे कि H+ बढ़ रहा है। ये कौन सा तरीका है? ये वो तरीका हो गया सर कि बाहर से उठाकर किसी को ऐड कर रहे हैं सर इस ए वाले कमरे में, हम बाहर से उठाकर ए वाले कमरे में ऐड करने वाली बात होगी ना ये तो, हाँ, जो बताया था आपने एक और कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इधर देखिए क्या हो गया हमारा, इस प्रोसेस से भी क्या होगा? H+ की कंसंट्रेशन बढ़ते हुए चली जाएगी। इन दो तरीकों से हमने क्या किया बताओ? H+ की कंसंट्रेशन क्या कर दी? बढ़ा दी। अब तीसरा प्रोसेस क्या है? तीसरा प्रोसेस आपने बताया था क्या करो? बी वाले कमरे के बच्चों को भगा दो। कैसे भगा सकते हैं वो देखो यहां पर, इधर देखिए। तो ये जो हमने जब प्रोसेस पढ़ा था तो देखा था ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पूरा इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा सर। इधर देखिए कहां गया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर ये किसको देता है? फोटो सिस्टम फर्स्ट को। फिर ये फोटो सिस्टम फर्स्ट पे जब 700 नैनोमीटर की लाइट गिरेगी फिर ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से। और इस बार इसको किसने एक्सेप्ट किया? FRS ने। और इस FRS ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? FD को दे दिया। सब पढ़ा हमने। अब इस FD से इस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेता है? NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये देखिए NADP रिडक्टेज एंजाइम। और इस इलेक्ट्रॉन को लेकर वो क्या करता है? वो NADP+ को कन्वर्ट कर देता है NADPH में। और इस कन्वर्जन के दौरान इलेक्ट्रॉन तो इधर से मिल गया हमें, और H+ ये कहां से लेता है? H+ लेता है स्ट्रोमा से, क्योंकि मैंने बताया था कि NADP रिडक्टेज एंजाइम किधर पाया जाता है? ये भी सर थाइलाकोइड की आउटर मेम्ब्रेन की तरफ पाया जाता है, बाहरी तरफ पाया जाता है, मतलब कि स्ट्रोमा की तरफ होता है। ये भी किधर है? ये स्ट्रोमा की तरफ होता है। तो स्ट्रोमा से आराम से क्या करता है? H+ उठा लेता है। तो जितनी बार आपका NADPH बनेगा उतनी बार क्या होगा? स्ट्रोमा का जो H+ है वो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर यूज हो रहा है। तो इस तरीके से क्या हुआ सर? इन तीनों तरीके से आप देख रहे हो। इस तरीके में क्या किया बताओ? अंदर नहीं ला रहे, ठीक है, अंदर का बढ़ा भी नहीं, लेकिन बाहर का हटा तो रहे हो। और बाहर का हटाओगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? अंदर की कंसंट्रेशन तो बढ़ ही रही है। वही वाली बात हो गई सर, बी वाले कमरे के बच्चों को भगा देंगे तो ए वाले के बच्चे तो ज्यादा दिखेंगे ना, अब तो ज्यादा हो ही गए वो। हाँ, तो ये भगाने वाली बात हो गई। तो इन तीन तरीकों से क्या करते हैं हम? H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। किसके अंदर? हमारे ल्यूमेन के अंदर। और जब इस H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो क्या जनरेट होता है? एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसा सर? तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ल्यूमेन में ज्यादा और स्ट्रोमा में कम। और जब प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होने की वजह से क्या होता है सर? ये प्रोटॉन H+ बाहर निकलना चाहते हैं। प्रोटॉन ये जो H+ यहां पर भरे हुए हैं ज्यादा, ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे लेकिन बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पोलर है। तो इनको बाहर निकालने के लिए रास्ता कौन देगा? ये F0 पार्टिकल, एटीपीएज एंजाइम का जो F0 पार्टिकल है इनको रास्ता प्रोवाइड करेगा। ये चैनल बनाएगा। क्या बनाएगा? चैनल, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। देखो मेम्ब्रेन के अक्रॉस, पूरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये चैनल बना रहा है, और इस चैनल से क्या होंगे? H+ पास होंगे सर यहाँ पर, और H+ पास होकर बाहर निकल जाएंगे। और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट देखो यहाँ पर जब H+ पास हो रहे हैं तो प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक हो रहा है ना ये, और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेक होने की वजह से इस H+ के पास होने से दो H+ पास होंगे तो एक बार ये जो F1 पार्ट है इसका क्या करेगा? ये रोटेट करेगा। एक बार ये F1 पार्ट रोटेट करेगा, और एक बार रोटेट करेगा तो रोटेट करके क्या करेगा? ये इसका जो रोटेशन है वो इतनी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी दे देगा कि ADP प्लस IP जुड़ सके और ATP बन सके। तो इस तरीके से हमने क्या किया? ATP बना लिया यहां पर। ठीक है, तो अगर हम देखें बच्चे, आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी अगर आपको ये
केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो काम है इसको पूरा करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ रहा है बच्चे बताओ। तो अगर हम देखें सर, एक तो मेम्ब्रेन चाहिए, ये देखिए सर ये मेम्ब्रेन चाहिए, मेम्ब्रेन होगी तभी तो मेम्ब्रेन के अंदर ज्यादा करेंगे, बाहर कम करेंगे। अंदर मेम्ब्रेन के अंदर क्या करोगे, ज्यादा H+ बढ़ाओगे और बाहर की तरफ H+ कम करोगे। तो एक मेम्ब्रेन चाहिए सर जिसके अक्रॉस हम ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाएंगे, ठीक है। और क्या चाहिए, तो सर ये एटीपीएज एंजाइम चाहिए, मेन तो यही है सर, एटीपीएज एंजाइम चाहिए जो कि क्या करेगा, इसके दोनों पार्टिकल F0 और F1, ठीक है, जो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाएगा। और क्या चाहिए हमें बताओ। और अगर हम देखें तो सर हमें एक पंप चाहिए, देखिए पंप, यहां पर पंप, वो पंप क्या करेगा, वो स्ट्रोमा से उठा उठा के H+ को अंदर भर रहा है, ये पंप चाहिए जो कि इस स्ट्रोमा के H+ को उठाकर आपको यहां पर भरेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए क्या करने के लिए, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इन सब नॉलेज को एक बार लिख लेते हैं जो हमने देखा यहां पर। देखिए ये हमारा जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस समझाने के लिए हमारी एनसीईआरटी ने एक डायग्राम बना रखा है। क्या है, देखो ये फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन को निकाला, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्लास्टोक्यूनोन को दिया, प्लास्टोक्यूनोन देखो दोबारा क्या किया, प्लास्टोक्यूनोन की स्टेप पर क्या किया उन्होंने, बाहर से H+ ले लिया और प्लास्टोक्यूनोन को हाइड्रोजन कैरियर है तो PqH2 में कन्वर्ट कर दिया। क्यों, इलेक्ट्रॉन इधर से H+ इधर से। अब वो प्लास्टोक्यूनोन क्या करेगा, जब अपने इलेक्ट्रॉन को आगे देगा, साइटोक्रोम F को देगा, तो ये तो हाइड्रोजन कैरियर नहीं है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो इस हाइड्रोजन को दोबारा क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, हाइड्रोजन से H+ को रिमूव करना पड़ेगा। तो H+ रिमूव हो गया और इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गया, प्लास्टोशाइनिंग की तरफ चला गया और इलेक्ट्रॉन को भेज दिया हमने कहां पर, फोटो सिस्टम फर्स्ट में। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को उठाकर किसमें डाल दिया, ल्यूमेन के अंदर डाल दिया। और क्या है, देखो पानी टूट रहा है तो उससे भी H+ बन रहा है। और तीसरा स्टेप क्या था यहाँ पे, देखिए NADP को NADPH में कन्वर्ट किया हमने, NADP रिडक्टेज की हेल्प से। उस दौरान भी हमने बाहर से स्ट्रोमा से ही H+ देखो ऐड किया है, यहाँ पर स्ट्रोमा का H+ यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो जितनी बार NADPH बनेगा उतनी बार स्ट्रोमा का H+ खत्म होगा यहाँ से। तो इन तीनों प्रोसेस क्या हुआ, फाइनली इस ल्यूमेन के अंदर क्या होगा, H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। देखिए आप दिखा रखा हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाएगी यहाँ पर, इधर हाई इधर लो। अब हाई लो बन जाएगी, अब ये प्रोटॉन क्या करेगा, तुम्हारा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। किससे, ये F0 पार्ट है, ये F0 पार्ट क्या करेगा, पाथवे प्रोवाइड करेगा। और F1 पार्ट है इसका, F1 पार्ट रोटेट करेगा। और इसकी हेल्प से क्या होगा बच्चे, जब ये F1 पार्ट रोटेट करेगा तो उससे क्या होगा, हमारा ATP जनरेट होगी। देखिए यहाँ पर ATP बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन, ये पूरा डायग्राम हमें दिखाया हुआ है एनसीईआरटी वालों ने, ठीक है। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दी थी, पीटर मिचेल साहब ने, ठीक। एक तो ये हम याद रख लेंगे, ठीक। और क्या बोलेंगे सर, क्या काम है इस केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में, क्या देखते हैं हम, इट एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में ATP कैसे बन रहा है उसको ये एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। और देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको बताओ, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करना पड़ेगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट, वो प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे डेवलप करेंगे, उसके लिए कुछ मैकेनिज्म है। क्या क्या किया था हमने, वही लिखा हुआ है बच्चे। देखो पहला तो क्या है, ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, पानी टूट रहा है ल्यूमेन के अंदर, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन इनर साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन। थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या हो रहा है, पानी टूट रहा है, और उस पानी की टूटने की वजह से क्या होगा, H+ जनरेट होगा और वो H+ वहां एक्युमुलेट होगा। और दूसरा क्या है, प्रोटॉन ट्रांसफर्ड अक्रॉस द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के अक्रॉस किया गया, बताओ, प्रोटॉन ट्रांसफर किया हमने। क्यों करना पड़ा था, क्योंकि प्लास्टोक्यूनोन की वजह से सर, क्योंकि प्लास्टोक्यूनोन जो होता है वो हाइड्रोजन कैरियर होता है, तो वही लिखा हुआ यहां पर। क्यों, बिकॉज प्लास्टोक्यूनोन, ठीक है, ये कहां पर होता है, लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। बताया था मैंने, मेम्ब्रेन की आउटर साइड में होगा, बाहरी तरफ होगा। इज एन हाइड्रोजन कैरियर, क्या होता है, ये एक हाइड्रोजन कैरियर होता है। तो इसलिए क्या करेगा, सो रिमूव्स H+ आयन फ्रॉम स्ट्रोमा। कब, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते समय क्या करेगा, वो वहां से H+ उठा लेगा, ठीक। और उसके बाद क्या करेगा, एंड H+ रिलीज इनटू द ल्यूमेन। उस H+ को दोबारा से कहां छोड़ दिया जाएगा, ल्यूमेन के अंदर। कब, व्हेन द इलेक्ट्रॉन पासेस टू द साइटोक्रोम F। तब जब साइटोक्रोम F को वो इलेक्ट्रॉन उठाकर दोगे तो उस दौरान क्या करेंगे, उसको हम दोबारा से ल्यूमेन में छोड़ देंगे, उस H+ को जो स्ट्रोमा से उठाया गया था, प्लास्टोक्यूनोन ने जो उठाया था। देखा था पूरा प्रोसेस हमने, ठीक। और तीसरा कौन सा प्रोसेस हमने यूज किया था बताओ, बाहर H+ कम करने के लिए, तो NADP रिडक्टेज एंजाइम की जरूरत वहां पर आई थी, ठीक है। NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या होता है, ये तुम्हारा रिमूव H+ फ्रॉम स्ट्रोमा। स्ट्रोमा से H+ हटा दे रहा है, ये क्या करने के लिए, NADP+ का रिडक्शन कराने के लिए, NADP+ से NADPH बनाने के लिए, ठीक है। NADPH प्लस H+ बनाने के लिए क्या किया था इसने, वही सर स्ट्रोमा का ही H+ उठाया था। और ऐसा ये क्यों करता है, क्योंकि इट इज लोकेटेड ऑन
स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन बताया था आपको, उधर ही होता है, इसीलिए क्या करेगा ये वहां से उठा लेगा। तो ये तीन तरीके से हमने क्या किया बच्चे बताओ, अंदर H+ आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ा ली।